नॉट ऑल द विलेजेस इन इंडिया हैव सच हाई लेवल ऑफ इरीगेशन। इंडिया के सारे विलेजेस में इतना हाई लेवल ऑफ इरीगेशन नहीं है। अगर आप कहीं बाई चांस प्लान करो कि शायद सारे विलेजेस में ही इतनी प्रॉपर इरीगेशन होती है, ठीक है। अगर रिवराइन प्लेन्स हैं, कोस्टल एरिया है, वो तो हैं बच्चे वेल इरीगेटेड इंडिया में, क्योंकि वो वाटर बॉडीज़ के आसपास हैं। पर अगर हम प्लेट्यू रीजन की बात करें, साउथ इंडिया की या डेक्कन प्लेट्यू की इंडिया की बात करें, तो वहाँ पे लेवल ऑफ इरीगेशन इतना नहीं है, ठीक है। ऑफ द टोटल कल्टिवेटेड एरिया ऑफ द कंट्री a little less than 40% इज इरीगेटेड इवन टुडे। आज के टाइम में भी जितनी टोटल लैंड है हमारे पास एग्रीकल्चर की, उसका सिर्फ 40% एरिया है जिस पे इरीगेशन फैसिलिटी अवेलेबल है। रिमेनिंग एरिया पे फार्मिंग डिपेंड करती है रेनफॉल के ऊपर आज के टाइम में भी इंडिया में, ठीक है। नेक्स्ट फर्दर करते हैं, टू ग्रो मोर देन वन क्रॉप ऑन अ पीस ऑफ लैंड। अब ये प्रॉपर डेफिनेशन आ गई मल्टीपल क्रॉपिंग की, कि अगर एक से ज़्यादा क्रॉप्स को ग्रो किया जाए पीस ऑफ लैंड के ऊपर, ठीक है, मोर देन वन क्रॉप अगर ग्रो की जाए एक पीस ऑफ लैंड पे, तो उसे मल्टीपल क्रॉपिंग कहा जाता है। ये मोस्ट कॉमन वे है प्रोडक्शन को इंक्रीज करने का गिवन लैंड एरिया पे। जितने भी फार्मर्स हैं पालमपुर में, वो एटलीस्ट 2 मेन क्रॉप्स तो ग्रो करते ही है, ठीक है। मैनी आर ग्रोइंग, कई लोग थर्ड क्रॉप के तौर पे पोटैटो को भी ग्रो करते हैं इन द पास्ट 15 to 20 ईयर्स, और ये चीज़ पिछले 15 से 20 साल से वहाँ पे हो रही है। फर्दर करते हैं बच्चे, जस्ट वेट। हाँ जी, यहाँ पे आपको दिखाया गया है भी कैसे कल्टीवेटेड एरिया ओवर द ईयर्स। ये आप ध्यान से अगर डाटा चेक करो तो आप देखोगे कि कल्टीवेशन के अंडर जो एरिया है 156, 156, 156, वो इंक्रीज़ नहीं हुआ, यानी कि कल्टीवेशन के अंडर जितनी लैंड थी वो उतनी की उतनी ही है। पर आगे देखो बच्चे, जस्ट वेट। हाँ जी, और ये ग्राफ भी आपको यही शो कर रहा है कि कल्टीवेशन के अंडर जितनी लैंड है वो उतनी ही है, लैंड इंक्रीज़ नहीं हुई। नेक्स्ट करते हैं, यू हैव सीन दैट, हमने ये देख लिया कि प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करने का एक तरीका है मल्टीपल क्रॉपिंग, और प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करने का दूसरा तरीका है बच्चे मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स, फार्मिंग के नए नए मॉडर्न तरीके। उसमें क्या आता है देखो, कहते जस्ट वेट, द अदर वे इज मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स फॉर हायर यील्ड। यील्ड क्या होता है? यील्ड होता है उत्पादन, प्रोडक्शन, ठीक है। तो हायर यील्ड के लिए मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स का इस्तेमाल होना चाहिए। यील्ड को हम मेज़र कैसे करते हैं? यील्ड का मतलब है कि एक क्रॉप प्रोडक्शन कितनी हुई है एक गिवन पीस ऑफ लैंड पे ड्यूरिंग अ सिंगल सीजन। एक सीज़न में एक पीस ऑफ लैंड पे होने वाली क्रॉप प्रोडक्शन को हम यील्ड कहते हैं। अब 1960 से अगर हम बात करें, जो सीड यूज़ होता था, जो बीज का इस्तेमाल होता था कल्टीवेशन के लिए, वो ट्रेडिशनल सीड था विद रिलेटिवली लो यील्ड। उस ट्रेडिशनल सीड का इस्तेमाल करके जो प्रोडक्शन होती थी पर ईयर वो काफ़ी कम होती थी, ठीक है। फार्मर्स काऊ डंग का इस्तेमाल करते थे या फिर कोई उसको एज अ नेचुरल मैन्योर का इस्तेमाल करते थे, फर्टिलाइज़र के तौर पे काऊ डंग, गोबर होता है ना, उसका इस्तेमाल किया जाता था। ऑल दीज वर रेडिली अवेलेबल विद द फार्मर, क्योंकि ये सारी चीज़ें फार्मर के पास घर पे अवेलेबल है, ठीक है। तो उसको इसके लिए कोई पैसे भी नहीं खर्च करने। तो अब ध्यान से सुन लो, 1960s से पहले पालमपुर में क्या किया जाता था? ट्रेडिशनल सीड का इस्तेमाल किया जाता था, काऊ डंग का इस्तेमाल किया जाता था, किसके लिए? फर्टिलाइज़र के तौर पे। और इस तरह से पालमपुर में काफ़ी कम प्रोडक्शन जो थी होती थी। उसके बाद ग्रीन रेवोल्यूशन आई बेटा, लेट 1960s में इंडिया में इंट्रोड्यूस हुई ग्रीन रेवोल्यूशन। ग्रीन रेवोल्यूशन होती क्या है? ग्रीन रेवोल्यूशन को हिंदी में कहते हैं हरित क्रांति। जब क्रॉप प्रोडक्शन कई गुना बढ़ जाती है तो उसे कहते हैं ग्रीन रेवोल्यूशन का आना। तो अब क्रॉप प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए क्या किया जाए? इंडियन फार्मर को कल्टीवेशन के लिए वीट और राइस, कनक और चावल, ये दो फसलों के ऊपर वीट रेवोल्यूशन, ग्रीन रेवोल्यूशन आई थी इंडिया में। तो ये वीट और राइस के लिए उनको HYV सीड्स दिए गए थे, हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स, ऐसे बीज जिनका इस्तेमाल करके काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्शन को बढ़ाया जा सकता है। और ये सीड्स जो थे ट्रेडिशनल सीड के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा हायर अमाउंट में ग्रेन प्रोड्यूस करने का प्रॉमिस करते थे।
यानी कि इन सीड्स का इस्तेमाल करके प्रोडक्शन का कई गुना बढ़ जाएगी एज़ कम्पेयर टू ट्रेडिशनल सीड्स। और ये पीस ऑफ लैंड पे जिस पे ये सीड इस्तेमाल होंगे वहाँ पे हमें प्लेंटी ऑफ वाटर चाहिए। ये बात ध्यान दो, ट्रेडिशनल सीड तो कम इरिगेशन से भी चल जाते थे, ग्रो हो जाते थे, फसल उग जाती थी, पर यहाँ पे नहीं। अगर आपको HYV सीड्स इस्तेमाल करना है तो आपको पूरी इरिगेशन फैसिलिटी चाहिए, केमिकल फर्टिलाइज़र चाहिए। ये देखो यहाँ पे पिक्चर में भी आपको दिखाया है कि अगर मॉडर्न फार्मिंग मेथड में HYV सीड्स चाहिए, ठीक है, उसके फर्टिलाइज़र चाहिए, पेस्टिसाइड चाहिए, इरिगेशन फैसिलिटी प्रॉपर चाहिए, और फार्म मशीनरी भी चाहिए, ट्रैक्टर, थ्रेशर, ट्यूबवेल्स, ये सारी फार्म मशीनरी भी चाहिए, ठीक है। तो फिर उसके बाद क्या है, तो इससे पेस्टिसाइड का यूज़ करके बेस्ट क्वालिटी में अच्छा अनाज ग्रो हो सकता है। हायर यील्ड वर पॉसिबल ओनली फ्रॉम अ कम्बिनेशन ऑफ, अगर आपको हायर यील्ड चाहिए तो एक कम्बिनेशन यूज़ करना पड़ेगा जिसमें HYV सीड भी हो, इरिगेशन भी हो, केमिकल फर्टिलाइज़र भी हो, पेस्टिसाइड भी हो, ठीक है। जो फार्मर्स थे पंजाब और हरियाणा के, उत्तर प्रदेश के, उन सब ने सबसे पहले मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स का इस्तेमाल किया। ट्यूबवेल्स यूज़ किए इरिगेशन के लिए, HYV सीड्स यूज़ किए, फार्म मशीनरी भी खरीदी, ट्रैक्टर थ्रेशर भी खरीदा, ठीक है, ताकि काम फास्ट हो। और उनको इस चीज़ का रिवॉर्ड भी मिला बेटा। रिवॉर्ड क्या मिला? बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन बढ़ी। पालमपुर में जब पुराने सीड का इस्तेमाल करके 1300 kg हेक्टेयर पर हेक्टेयर मतलब वीट ग्रो होता था 1300 kg पर हेक्टेयर, तो वहीं HYV सीड का इस्तेमाल करके पर हेक्टेयर 3200 kg वीट ग्रो हुआ। आपने ये देख ही लिया कि लार्ज इंक्रीज हो गया प्रोडक्शन में वीट के में, और फार्मर जो है अब उसके पास ग्रेटर अमाउंट में सरप्लस बचा और वो वीट को अब मार्केट में भी बेच सकता है। थैंक्स डियर स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे।